आज पूरे 5 साल बाद मैं अब्बा के घर दाखिल हुई थी। अब्बा की शक्ल भी पहली बार ही देखी थी कि जब अम्मा और अब्बा अलग हुए थे। उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं बीमार भी अक्सर रहती थी और फिर अब्बा शाजिर व नाजिर ही घर आते थे। मुझे अम्मा की सूरत भी धुंधली सी याद थी। अब तो हम लोग नानी के घर में बोझ से लगने लगे थे, इसीलिए नानी ने हमें हालात से मजबूर होकर अपने अब्बा के हवाले कर दिया। वो अब्बा जिनके पास हम कभी नहीं जाना चाहते थे, मगर हालात ने मजबूर कर दिया था। अब इसके सिवा कोई चारा न था कि अपने सगे बाप के घर पनाह ले ली जाए। अब्बा ने भी मेरा और रबीहा का खुशदिली से इस्तकबाल किया, जबकि हमारा भाई असगर हॉस्टल चला गया। उसने गवारा नहीं किया कि वो इतने सालों बाद अब्बा के घर जाए, तभी वो हमारे साथ रहने की बजाय हॉस्टल रहने के लिए चला गया। शायद उसका कोई दोस्त वगैरह था जिसने उससे वादा किया था कि वो उसे अपने साथ रखेगा। मैं और अबीहा अकेले अब्बा के घर आ गए। हमारी दादी भी कभी कभार इस घर में आ जाती थी। ज़्यादातर यहाँ पर नौकर ही रहते थे, मगर अब्बा ने हमारे आने के बाद काम वाली मासी शाकरा को भी काम से निकाल दिया था। अलबत्ता वो सुबह शाम चक्कर ज़रूर लगा लिया करती थी। मैं और अबीहा 2-3 दिन में ही इस घर से मानूस हो गए। घर को साफ सुथरा करके पहले की तरह चमका दिया। हम लोगों को सफाई की आदत नानी से पड़ी थी। इस घर का एक एक कोना हमारे सलीके की अक्कासी कर रहा था। कमरों की सफाई मुकम्मल हुई तो मैंने सहन और छत का सोचा, मगर सहन में मौजूद छत की तरफ जाने वाले दरवाजे पर अक्सर ताला ही लगा रहता। मैं छत पर भी जाकर देखना चाहती थी कि क्या हालात हैं, मगर मेरे पास चाबी न थी। मैंने मासी से पूछा तो बोली, तुम्हारे अब्बा के पास छत की चाबी है, वो किसी को नहीं देते। खैर 2-3 दिन के बाद मुझे याद आया तो फिर अब्बा से कहा कि अब्बा मुझे छत वाली चाबी भी दे दीजिए ताकि मैं जाकर एक बार छत की सफाई भी कर लूं। अब्बा बोले, बेटी छत की सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमने वहाँ जाना नहीं तो सफाई करके क्या करोगी। वैसे भी मासी से कह दो, वो ये सारे काम खुद ही संभालती है, तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब्बा की वजाहत पर मैं मुतमईन हो गई। हफ्ते के बाद गर्मियाँ ख़त्म हुई, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया। अचानक सर्दी इतनी शदीद हो गई कि हमें एहसास ही ना हुआ। सर्दियों के मौसम ने हमें दोबारा छत की राह दिखाई। अब मेरा दिल चाहता कि दोपहर के वक्त हम छत पर जाकर धूप सेंकें और कुछ देर अपने कमरों से बाहर बिताएं, क्योंकि हमारे कमरों में सूरज की रोशनी बिल्कुल ना आती थी। मैंने अब्बा से एक बार फिर कहा कि अब्बा मुझे छत की चाबी दे दें, हमें छत पर बैठना है। छत के ऊपर धूप आती है, कमरों में हमें छत पर बैठना है। छत के ऊपर धूप आती है, कमरों में तो इतनी सख्त सर्दी होती है कि दिन को भी लिहाफ ओढ़ना पड़ता है। अब्बा हंसकर बोले, बेटी तुम सहन में बैठ जाया करो, छत पर जाना ज़रूरी तो नहीं। फिर मैंने आप लोगों को मना भी तो किया है कि छत पर नहीं जाना, अपने बाबा की बात मान लिया करो। बाबा ने इतने मान से कहा कि हम लोग फिर चुप होकर बैठ गए, मगर सहन में धूप सेंकना अजीब सा लगता था। सामने से रोड गुजरता था, हर आने जाने वाले की नज़र हम पर पड़ती थी, जबकि हमारे घर की छत पर 4 दीवारी थी जो दूर दूर से भी नज़र आती थी। इसीलिए हम छत पर जाना चाहते थे। खैर अब्बा के कहने पर हम लोग मना हो गए। एक दिन की बात है, परवीन ने कुछ कपड़े सुखाने के बहाने छत का दरवाज़ा खोला। मैंने अपने घर का छत कभी नहीं देखा था। मैं और अबीहा मासी के पीछे पीछे छत पर चले गए, मगर बड़ी हैरत हुई कि मासी छत पर कहीं मौजूद न थी। तब हम लोग उसे ढूंढते ढूंढते नीचे आ गए। हमें नीचे आए हुए 1 मिनट भी ना हुआ था कि मासी परवीन ऊपर से नाजिल हो गई। तुम लोगों को मना किया था ना कि इस तरफ नहीं आना, तुम लोग बाज नहीं आते हो, मैं तुम्हारे बाप से तुम लोगों की शिकायत कर दूंगी। परवीन की बातें सुनकर हम दोनों सहम गए। खैर हम लोगों ने चुप रहने में ही आफियत जानी। इस तरह बात एक बार फिर आई गई हो गई। एक रात की बात है, मैं और अबीहा अपने कमरे में सो रहे थे कि अबीहा को खांसी का शदीद दौरा पड़ा। उसकी तबीयत इस कदर ख़राब थी कि मुझे उठना ही पड़ा। मैं बाहर गई तो सोचा कि अबीहा के लिए कहवा बना कर लाती हूँ, उसकी तबीयत संभल जाएगी। मगर मैं एहतियात से कदम धर रही थी कि कहीं अब्बा तक आवाज़ न पहुँच जाए और वो मेरी इस हरकत की वजह से जाग न जाएं। मगर ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि अब्बा के कमरे की रोशनी जल रही थी। मैंने जाकर खिड़की से देखा तो अब्बा कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं वापस किचन में आ गई। किचन में कहवा बनाते बनाते मेरी नज़र सहन पर पड़ी, जहाँ मौजूद छत का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये बड़ी हैरत की बात थी, क्योंकि रात के इस पहर छत का दरवाज़ा खुला होना यकीनन हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता था। मैंने जल्दी से जाकर छत वाला दरवाज़ा बंद कर दिया।
मगर हैरत उस वक्त हुई जब छत के दरवाजे का ताला खुला पाया। तब मैंने दरवाज़ा आहिस्तगी से दोबारा खोला और दबे कदमों सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर की तरफ चली गई। वहाँ से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, मगर फिर एक अनजाने से खौफ का एहसास हुआ और मैं बिना कुछ खोजे ही वापस आ गई। उस रात मैंने सोच लिया कि मैं छत पर जाने का कुछ और रास्ता निकाल ही लूँगी। अगले दिन परवीन आई। मैंने बहाने बहाने उससे चाबियाँ ले ली। बज़ाहिर तो उसने कहा था कि इसमें कोई भी चाबी छत वाले दरवाजे की नहीं है, मगर मैंने उन सब का नक्श महफूज कर लिया। के जाने के बाद मैंने मोहल्ले के लड़के इफ़ी को बुलाया और उसे कहा कि वो इस नक्श की चाबियाँ बनवा लाए। इफ़ी बड़ा चालू लड़का था, ऐसे काम मिनटों में कर दिया करता। मैंने उसे 300 रुपये थमाए तो खुश हो गया। कहने लगा कल ही चाबियाँ मिल जाएंगी। मैंने अबीहा को भी इस बात से आगाह कर दिया। वो कहने लगी ज़रूर इसमें से कोई ना कोई चाबी छत के दरवाजे से लग जाएगी। इफ़ी चाबियाँ लाया तो वो काफ़ी सारी थीं। खैर इनको एक एक करके हमने छत वाले दरवाजे के ताले में लगाना शुरू किया। आखिरकार एक चाबी पर दरवाज़ा खुल गया। मेरी और अबीहा की तो खुशी की इंतहा न रही। अबीहा कहने लगी तुम यहीं रुको, पहरा देना कि कोई नीचे से आ ना जाए। मैं ऊपर जाकर सारी छत घूम आती हूँ और देखती हूँ कि आखिर हमसे क्या छुपाया जा रहा है जो ये लोग हमें छत पर नहीं जाने देते। अबीहा छत पर चली गई और मैं उसका इंतज़ार करने लगी। हमें थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अब्बा अचानक घर में दाखिल हो गए। अब्बा को देखकर मेरा तो खून सूख गया। मैं अबीहा को आवाज़ देने के काबिल भी न रही। आहिस्तगी से दरवाजे के सामने से हट गई। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि अबीहा अचानक नीचे न आ जाए, वरना तो अब्बा को खबर हो जाएगी। फ़िलहाल अब्बा का ध्यान उस तरफ नहीं था। वो कोई अपनी फ़ाइल लेने घर आए थे। इन्होंने तो मुझसे कोई बात भी ना की। मैं सरसरी अंदाज में किचन में चली गई। दिल धड़क रहा था कि अब्बा का ध्यान चाबियों पर ना चला जाए। अब्बा फ़ाइल लेकर अभी दरवाजे में ही खड़े थे कि छत वाले दरवाजे से अबीहा बेगम भागती हुई अंदर आ गई। वो ऊंची आवाज़ में मेरा नाम लेकर कह रही थी कि तुमको एक बात बतानी है। छत पर अब्बा ने हमसे बहुत कुछ छुपा रखा है। अबीहा की आवाज़ सुनकर मेरी तो जान निकल गई और अगले ही लम्हे अब्बा दरवाजे से पीछे पलटे। मेरा और अबीहा का तो मानो खून सूख गया। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि छत पर नहीं जाना, फिर तुम लोगों ने वही हरकत की जिससे मैंने तुम लोगों को 1000 बार मना किया था। अब्बा का गुस्सा देखकर हम दोनों सहम गईं। अब्बा ने खूंखार नज़रों से छत वाले दरवाजे की तरफ देखा जिसका ताला खुला हुआ था और 7 चाबियों का गुच्छा लटक रहा था। अब्बा ने झट से चाबियां ले ली और दरवाजे से बाहर चले गए। मैं और अबीहा एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। खुदा जाने अब अब्बा शाम को हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। अबीहा रो रही थी, जबकि मैं भी फिक्रमंद थी कि हमने नकली चाबियां बनवाकर अच्छा नहीं किया। अब तो यकीनन बात परवीन पर भी नहीं आएगी, बल्कि सीधा सीधा अब्बा हमें ही डांटेंगे। थोड़ी देर के बाद अब्बा की परेशानी ख़त्म हुई तो मैंने अबीहा से पूछा कि उसने छत पर क्या देखा। कहने लगी आपी मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन वहाँ पर कुछ है जो हमसे छुपाया जा रहा है। जब मैं छत पर गई तो मुझे अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं जैसे छत वाले कमरे में कोई मौजूद हो और कुछ कर रहा हो, मगर अब्बा हमें बताना नहीं चाहते कि वो कौन है और कैसे आया है। अबीहा की बात सुनकर मेरे अंदर भी तजस्सुस पैदा हो गया। ये कैसे हो सकता है? अब्बा ने वहाँ पर किसी को क्या कैद कर रखा है? मैंने हैरानगी से कहा ये तो मैं नहीं जानती आपी, इसके लिए हमें दोबारा छत पर जाना पड़ेगा, लेकिन ये कैसे होगा ये नहीं मालूम। अगले ही दिन अब्बा ने अपने साथ एक औरत को लाया जिसका चेहरा बड़ा करख किस्म का था और इसका लहजा भी इस कदर सख्त था कि हम दोनों को महसूस हुआ कि हमारे अच्छे दिन ख़त्म हो गए और बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब्बा ने बताया कि ये उनकी बहन है और इन्हीं के तवस्सुत से अबीहा का रिश्ता आया था। इन्होंने अबीहा को देखा और पसंद कर लिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब्बा इतनी जल्दी अबीहा को बिहाने का बंदोबस्त कर देंगे। हालांकि हम अभी इस बंधन के लिए तैयार न थे और अबीहा की उम्र भी बिल्कुल मेरे जितनी थी। हम दोनों जुड़वा बहनें थीं, मगर अबीहा अपनी सेहत की वजह से मुझसे बड़ी लगती। बहरहाल अब्बा ने चंद ही दिनों में अबीहा का रिश्ता तय कर दिया। अबीहा की शादी होते पता ही न चला। इस शादी में असगर भैया ने भी शिरकत की थी, लेकिन वो भी बुझे बुझे से थे, जबकि मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। इस घर में और था ही कौन जिसके साथ में अपनी बोरियत और तन्हाई बांटती। एक आप ही थी जिसको अब्बा ने मुझसे दूर कर दिया। अबीहा की रुखसती हुई तो मैं फूट फूट कर रोती। भाई असगर भी शादी में आए थे, वो भी ये मंजर देखकर परेशान हो गए। जाते जाते कहने लगे
तुम फिक्र मत करना, मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। जानता हूँ कि तुम उस घुटनज़दा माहौल में परेशान होती हो, बस तुम एक बार थोड़ा सब्र कर लो। तुम्हारा भाई पढ़ लिख कर जब नौकरी पर लग जाएगा तो तुम्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। भैया की बात सुनकर मैं तो हो गई, मगर मेरा दिल गम से भरा हुआ था। अगले दिन से घर काट खाने को दौड़ रहा था। परवीन बुआ ने आकर थोड़ी बहुत तसल्ली दी, मगर अबीहा की कमी जाहिर है कौन पूरी कर सकता था। अब घर में अकेले रहने की वजह से मैं बेहद हसास हो गई। एक दिन दूसरे कमरे में बैठी थी कि मेरी नज़र परवीन के चाबियों वाले गुच्छे पर पड़ी। अब्बा ने उसके बाद से दरवाजे की चाबियां तब्दील कर दी थीं, मगर हमारे घर की हर चाबी परवीन बुआ के पास लाजमी होती थी, इसलिए कि वो ही हमारे घर के ज़्यादातर इंतजामात देखती थी। परवीन बुआ बाथरूम में उस वक्त कपड़े धो रही थी। मैंने फुर्ती से चाबियों वाला गुच्छा लिया और जाकर छत वाला दरवाज़ा खोल दिया। ताले को इस तरह रखा कि उसे शक न हो कि ताला खुला हुआ है। थोड़ी ही देर के बाद परवीन बुआ कपड़े धोकर फारिग हो गई। उसने शुक्र है कि छत पर जाने का नहीं कहा। बोली कि यहीं सहन में सुखा लेंगे। अब तो कपड़े भी खुदा का शुक्र अदा किया। शाम का खाना बनाकर वो चली गई और मैं घर में अकेली रह गई। अब मैं छत वाला दरवाज़ा खोल सकती थी। मुझे अबीहा ने बताया तो था कि छत के कमरे में कोई मौजूद ज़रूर है जिसे अब्बा हमसे छुपाना चाहते हैं। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर कोई मुजरिम हुआ या फिर कोई ऐसी बात जिससे ख़तरा हो तो मैं अकेले उसका मुकाबला कैसे करूँगी, मगर दिल की कैफियत का अंदाज़ा नहीं कर सकती थी। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। आपको बता नहीं सकती कि उस दरवाजे की तरफ मुझे कोई चीज़ थी जो खींचती थी। तभी मैंने बिना किसी फ़ायदे नुकसान की परवाह किए छत वाले कमरे का जायज़ा लेना शुरू किया। देखा दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगाकर बंद किया गया था, जबकि वो कुंडी काफ़ी मजबूत थी और भारी भी। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे खोला। दिल को धड़का लगा हुआ था कि न जाने सामने क्या आ जाए। मैंने मजबूती से दरवाजे के एक हत्थे को थामे रखा और आहिस्ते से दरवाज़ा खोला। मुझे ये देखकर तसल्ली हुई कि सामने एक बेबस, मजबूर और लाचार औरत बैठी थी जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल बिखरे थे। उसकी हालत से लग रहा था जैसे इसने कई दिनों से खाना नहीं खाया और ना ही अपनी नींद पूरी की है। औरत ने मुझे दरवाज़ा खोलने पर फटी फटी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और ये नमी किसी गहरे गम की निशानदेही कर रही थी। मुझे देखते ही वो मेरे कदमों से लिपट गई। खुदा के लिए तुम जो भी हो मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगी। औरत की बात सुनकर मेरे दिल को धचका सा लगा। आप कौन हैं? मैं नगीन की माँ हूँ। नगीन के बाप ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। तुम कौन हो बेटी? औरत ने हैरानगी से मेरी तरफ देखा। मैं नगीन हूँ अम्मा जान, क्या आप मेरी माँ हैं? मैंने बेयकीनी से अम्मा की तरफ देखा। बेटी तुम, मेरी नगीन इतनी बड़ी? अम्मा ने बेयकीनी से मुझे देखकर गले लगाना चाहा। उनके जिस्म से बदबू उठ रही थी जिससे साफ अंदाज़ा हो रहा था कि वो कितनी मजबूर और लाचार हैं। मैंने किसी बात की, किसी नतीजे की परवाह नहीं की और अम्मा को हाथ से पकड़कर नीचे लाने में मदद की। तवील अरसे तक बैठे रहने की वजह से उनसे चला भी ना जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें नीचे तक लाया। अम्मा के हाथ थर थर काँप रहे थे। कमज़ोरी की वजह से वो चल भी ना सकती थी। वो बहुत डरी हुई थी। कहने लगी, तुम्हारा बाप आकर मुझे ज़िंदा दफना देगा और तुम्हें भी। बेहतर है कि तुम मुझे यहाँ से कहीं और ले जाओ। मगर मैं उन्हें कहाँ ले जाती? मुझे तो किसी चीज़ का ना पता था, ना ही मैं कभी बाहर गई थी। मैंने अम्मा से कहा कि आप यहीं पर रुकें, मैं पड़ोस से जाकर अपने भाई को फ़ोन करती हूँ, वो इस बारे में ज़रूर कुछ करेगा। आपका नाम सुनते ही दौड़ा चला आएगा। अम्मा अगरचे घबरा रही थी मगर उन्हें घर में छोड़कर मैं पड़ोस में चली गई। वहाँ से जाकर असगर भैया को फ़ोन किया। उन्हें मुख्तसरन सारी हकीकत बताई तो इन्होंने जल्द आने का वादा किया। बोले मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। मैं वापस घर आई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि अम्मा वहाँ मौजूद न थीं, जबकि मैंने देखा कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं छत की तरफ भागी तो देखा अब्बा सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। अब्बा घर कब आए कुछ मालूम नहीं। मैंने तुम्हें जिस चीज़ से मना किया था तुम बाज नहीं आई उससे, अब्बा ने गिरजते हुए कहा और मुझ पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैं ज़ारों कतार रोने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे पहले कि अब्बा मुझे जान से मार देते, परवीन बुआ आ गई और उसने मुझे अब्बा के हाथों छुड़ा लिया। उस दिन भाई मुझसे मिलने आया तो मैंने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। भाई ने किसी पर जाहिर न किया कि बीच क्या चल रहा है। वो खामोशी से चला गया।
अगले दिन 10 बजे के करीब वो 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ हमारे घर के बाहर मौजूद था। अब्बा उस वक्त घर में ना थे। पुलिस ने परवीन बुआ से चाबियां लेकर छत वाले कमरे को खोला और वहां से अम्मा को बाजियाब करवाया। भाई अम्मा को लेकर अपने फ्लैट चला गया, जबकि मुझे कहा कि तुम्हें भी 2-3 दिन में लेने आ जाऊंगा। लेकिन मुझे अब्बा से डर लग रहा था, सो मैं भी उसी वक्त भाई के साथ घर से चली आई। उसके बाद खुदा जाने अब्बा का क्या रद्द-ए-अमल हुआ होगा, मगर हमने दोबारा उस घर में जाना गवारा नहीं किया। अम्मा तो होशो हवास में ना थीं। 6 महीने के मुसलसल इलाज के बाद अम्मा को कुछ होश आया। वो चलने फिरने के काबिल हुई और फिर इन्होंने हमें अब्बा के मज़ालिम के बारे में बताया। अब्बा जो इंतहाई शरीफ और माकूल शख्स बने फिरते थे, अपनी बीवी को मामूली सी गलती की बिना पर इन्होंने हिब्स बेजा में रखा। यही नहीं, इनको अगवा भी किया। हालांकि अम्मा खुला लेना चाहती थीं और नानी के घर आकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थीं। वो अब्बा की शक वाली आदत से तंग थीं, नहीं चाहती थीं कि उनकी ज़िंदगी अजाब हो जाए। अब्बा के बुरे रवैये की वजह से हमारी तरबियत पर भी बुरा असर पड़ रहा था। बहरहाल अम्मा ने अब्बा को छोड़ने का फ़ैसला किया। वो नानी के घर तो आ गई, लेकिन एक दिन अब्बा ने अपने दोस्तों की मदद से उन्हें अगवा कर लिया और उनसे अपनी अना का बदला पूरे 10 साल लेते रहे। उनको ज़हनी अजियत देते रहे, यहाँ तक कि अम्मा बीमार पड़ गईं और करीब था कि वो इस हब्स बेजा में अपनी जान दे देती कि हम लोग उनकी मदद को पहुँचे। और भाई की मदद से मैंने अपनी माँ को अपने बाप की कैद से आज़ाद करवा लिया। आज मेरी माँ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है और अब्बा अपनी हरकतों के कारण जेल में पहुँच गए हैं, क्योंकि हम लोग अब्बा के खिलाफ केस जीत गए हैं। लोग हमें बदतमीज़ और नाफरमान औलाद कहते हैं। वो ये नहीं जानते कि उन्होंने हमारी माँ के साथ क्या किया। अब आप ही बताएं, क्या ऐसे इंसान को रिश्तों का भरम रखकर इतने बड़े जुर्म के लिए माफ़ कर दिया जाए?